मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा था कि ऐसे बच्चों को तो सड़क पे छोड़ दिया जाता है, भीख मांगने के लिए हम लोग पाल रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी, बोनी, ये शब्द को झेलना बहुत मुश्किल होता है। जब लोग मेरी लिमिटेशंस देख रहे थे तो किताबों में मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना शुरू किया। लोगों के मन में मैं अपने लिए सम्मान देखना चाहती थी। इसी सम्मान की तलाश में मैंने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग, सभी लोग मुझे देखकर अपने मन में एक इम्प्रेशन बना रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरी कहानी क्या होगी। शायद आप मेरे पैरों को देख रहे होंगे, शायद मेरी चाल को देख रहे होंगे, या ये सोच रहे होंगे कि मेरा कद क्या है। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं 4 बहनों में सबसे छोटी, घर की सबसे लाडली और अपने परिवार की सबसे ज़्यादा चिंता का कारण भी मैं ही बनी। मैं आज यहाँ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के रूप में नहीं खड़ी हूँ। आज मैं यहाँ उन लाखों लोगों की उम्मीद बनकर खड़ी हूँ जिन्हें कभी कहा गया था तुम नहीं कर सकते। अगर आज मैं अपनी मेहनत और अपनी लगन से यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आपके अपने सपने और आपकी मंजिल के बीच में सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपका अपना डर। कमज़ोर शरीर से कभी सपने कमज़ोर नहीं होते हैं। मैं बचपन के कुछ किस्से आपको बताऊंगी। बचपन में जब मैं स्कूल जाती तो मेरे बैचमेट्स, मेरे स्कूलमेट्स मुझे नहीं देखते थे, वो मेरी चाल को देखते थे और फुसफुसाते थे। पहले तो मैंने ये नोट नहीं किया, लेकिन बाद में जब वो मुझ पर हंसने लगे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई विदूषक हूँ या कोई जोकर हूँ। मैं बाहर से तो मुस्कुरा देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रोती थी। बचपन में जब हमारे घर में मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाते थे कि मुझे लगता था जैसे उन्होंने कुछ गलत कहा है या मेरा मजाक बनाया है। एक बार हमारे घर में मेहमान आए, उन्होंने कहा बेटा चल कर दिखाओ। जब मैंने चल कर दिखाया तो उन्होंने जो कटु हंसी व्यक्त की, वो तो चले गए लेकिन छोड़ गए मेरे अंदर गहरी रिक्तता और खालीपन का भाव। मेरे पैर टेढ़े थे और जिस तरीके से मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वजन बढ़ रहा था, मेरे पैरों का टेढ़ापन और बढ़ता जा रहा था। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, मेरे पैर ऐसे में बढ़ रहे थे। तो मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि शायद एक सर्जरी से मेरी ज़िंदगी सामान्य हो सकती है। सर्जरी हमेशा डर को जन्म देती है और मुझे भी बहुत डर लग रहा था। लेकिन मैं ये मान चुकी थी और जान चुकी थी कि जिस तरीके से आग में जलकर सोना कुंदन बनता है, उसी तरीके से मुझे भी जलना ही था। अब सर्जरी का वो दिन आया 24 अगस्त 2000। उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 11 घंटे का था। मुझे आज भी रीढ़ की हड्डी का वो इंजेक्शन याद आता है जिसने 11 साल की मिनी की रूह तक कपा दी थी। जब मैं 10 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मेरे पैर में 5 किलो के रिंग लग चुके थे। मेरे पैर में पिनें घुसी हुई थी। दर्द बहुत ज़्यादा था। जैसे-जैसे एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पैर को हिला भी नहीं पा रही हूँ। खैर, इस ऑपरेशन के बाद मुझे कहीं न कहीं ये सुकून लगता था कि मेरा जीवन सामान्य हो सकता था। लेकिन
मेरा ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ और ये बात अपने आप में बहुत दर्द देती थी। 24 अगस्त 2000 को हुआ मेरा ऑपरेशन और उसके 10 साल तक मैं पलंग पे ही मेरा जीवन सिमट गया। अगले 10 सालों में मेरे 4 कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुए 10-10, 11-11 घंटे के और हर बार मुझे लगता था कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने में कई साल लग गए। मेरा बेडरूम, मेरा डाइनिंग रूम, मेरा ड्रेसिंग रूम, मेरा बाथरूम, सब कुछ मेरा पलंग हो गया था। मेरे मम्मी-पापा पर मैं पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी थी। कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मेरी ज़िंदगी की आँधियाँ मुझे तड़पा रही थी, झकझोर रही थी। लेकिन उस समय मेरे दिल में एक बीज प्रस्फुटित हुआ और वो था मेरा आत्मविश्वास। मेरा मेरे प्रति ये विश्वास कि मैंने यूँ ही जन्म नहीं लिया है, मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ कर गुज़रने के लिए आई हूँ। और इसी आत्मविश्वास के साथ मैंने आगे की अपनी ज़िंदगी की पटकथा लिखी और यही मेरा मार्गदर्शक बन गया और यही मेरा पथ प्रदर्शक बन गया। 8th क्लास में थी, तब मेरी बहन की शादी हुई। उस शादी में मुझे शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। मुझे उनके परिवार से नहीं मिलाया गया। मेरी बहन कोशिश करती थी कि वो मुझे खुशी दे सके, वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाती थी। लेकिन शरीर का दर्द कब मन का दर्द बन गया पता ही नहीं चला। अब मैं खुद की हकीकत से मुँह मोड़ रही थी। दर्द तब ज़्यादा नहीं होता, जब लोग आपका मज़ाक बनाते हैं। दर्द तब ज़्यादा होता है, खुद अपने आप को आईने में देखकर टूटने लगते हो। मैं अपनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे याद है एक बार मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा था कि ऐसे बच्चों को तो सड़क पे छोड़ दिया जाता है, भीख माँगने के लिए, हम लोग पाल रहे हैं। मैंने दर्द को सिर्फ़ सहा नहीं था, मैं दर्द को जी रही थी। दोनों पैर और लेफ्ट हैंड मेरे निष्क्रिय हो चुके थे। रात को जब सब लोग सो जाते थे, तब भी मेरा दर्द जागता रहता था। कई बार ऐसा होता था, जब मैं तकिए में मुँह छुपाकर रोती थी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल मंज़ूर नहीं था लोग मुझ पर दया दिखाएँ। मैं अपने परिवार को भी कभी अपने आँसू नहीं दिखाती थी। कराहना मेरी मजबूरी था, लेकिन हार मानना मेरी आदत नहीं बना। मेरे लिए चलना तो मुश्किल था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे लोगों की नज़रें डराती थीं। मुझे वो शब्द याद आते थे जो लोग मुझे बोलते थे। लोगों को नहीं लगता कि ये शब्द किसी बच्चे के आत्मा तक को दुखा सकते हैं। जैसे कि टेढ़ी-मेढ़ी, बोनी, ये शब्द को झेलना बहुत मुश्किल होता है। खैर, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान भी थे, जिन्होंने सिर्फ़ मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे फिर से चलना सिखाया। उन्होंने कभी मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई। वो हमेशा कहते थे कि यदि तू हार मान जाएगी, तो दुनिया तो पहले से ही बैठी है। उन्होंने मुझ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया, इस्तेमाल किया। वो मुझे कटु शब्द कहते थे। उन्होंने मुझे धक्का तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर चलने की ज़िद पैदा कर दी। 2010 में पता नहीं कहाँ से एक लगा कि वापस से पढ़ना है, तो मेरी दीदी ने बीकॉम का फॉर्म डाल दिया। एक बारी पापा बोल रहे थे कि हमारे यहाँ अपने यहाँ जो कलेक्टर आए हैं, आकाश त्रिपाठी सर थे, उन्होंने ये काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बचपन से मैं हमेशा मदर टेरेसा को एडमायर करती थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आता था। बस इसी सम्मान की तलाश में, लोगों के मन में मैं अपने लिए सम्मान देखना चाहती थी। इसी सम्मान की तलाश में मैंने सिविल सर्विसेज़ का रास्ता चुना। सिविल सर्विसेज़ का रास्ता कब मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई बन गया, पता ही नहीं चला। जब लोग मेरी लिमिटेशंस देख रहे थे, तो किताबों में मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ढूँढना शुरू किया।
10 साल तक पलंग पर रहने के कारण मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी थी। मुझे हर 2 महीने में ड्रिप चढ़ाई जाती थी। मुझे डिहाइड्रेशन हो जाता था, लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग्स ये शुरू हो जाती थी। मेरे लिए पढ़ाई करना सिर्फ़ किताबें खोलना नहीं था, मेरे लिए पढ़ाई करना दर्द के खिलाफ जंग थी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कभी भी आपकी तकलीफ़ नहीं देखते, वो सिर्फ़ आपकी तैयारी देखते हैं। 2012 में मैंने तैयारी शुरू करी थी। उस समय मेरे शरीर में काफ़ी दर्द था, मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती थी। तो जब मैंने शुरुआत की थी, तो बोलते हैं ना कि ज़मीन के अंदर से शुरुआत की थी। मेरी पूरी पढ़ाई 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और उसके 3 साल गैप रहा, तो बहुत पीछे थी मैं और लोगों से। मैं घंटों लेटकर, कभी बैठकर पढ़ने की कोशिश करती थी। 2013 में मेरा पहला प्री हुआ था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, मैंने वो दिया। मेरे मम्मी-पापा मुझे लेकर जाते थे एग्ज़ाम दिलाने। फिर मेंस हुआ, प्री में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मेंस हुआ, मेंस में भी सिलेक्शन हो गया। चूँकि इंटरव्यूज़ के रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे और हम लोग लगातार तैयारी कर रहे थे। 2013 की जब वैकेंसीज़ आईं, फिर मैंने प्री लिखा, फिर मेंस दिया, दोनों में ही सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंटरव्यूज़ हमारे डिले रहे। फिर प्री आया, प्री लिखा, फिर मेंस आया, मेंस का रिज़ल्ट लिखा। इस तरीके से 2015 में हमारा पहला इंटरव्यू हुआ। मुझे याद है इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, दिव्यांग शब्द के विषय में। उन्होंने बोला, "अभी विकलांग को दिव्यांग कर दिया गया है और इस क्यों किया है?" तो मैंने कहा, "यदि ईश्वर कभी किसी में कोई कमी छोड़ता है, तो कुछ न कुछ उसमें ऐसा दिव्य अंग होता है, जो और लोगों से उसको मजबूत बनाता है।" उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका वो अंग कौन-सा है? मैंने कहा कि मेरा कभी ना हार मानने वाला आत्मविश्वास। जब 10 साल तक मैं पलंग पे थी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, तब भी मेरा दिमाग चीख-चीख के कह रहा था कि मैं कुछ करूँगी और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करूँगी। मैंने हज़ारों बार ये सुना था कि 4 बेटियाँ और चौथी बेटी ऐसी। ये ऐसी शब्द मुझे गुस्सा दिलाता था, मुझे चिढ़ होती थी और मैं पापा से हमेशा कहती थी, "मैं आपका बेटा बनूँगी।" मुझे नहीं पता कि मैं बेटा हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक अच्छी बेटी शायद ज़रूर बन पाई। इंटरव्यू मेरा हो गया, तो मेरे जियाजी और मेरे मम्मी मुझे इंदौर लेके गई थीं। तो जियाजी ने पूछा इंटरव्यू कैसा गया? मैंने कहा कि पता नहीं कैसा गया, सिर्फ़ 15 मिनट इंटरव्यू चला। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या? तो मैंने ये इंसिडेंस बताया, तो उन्होंने कहा कि तुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू के बाद मैंने 2013, 14, 15 तीनों ही इंटरव्यूज़ दिए। जब पहला रिज़ल्ट आया था, तो मेरा नाम वेटिंग में था। बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फ़ील मैं कर रही थी क्योंकि मेरे जीवन का मकसद ही सिविल सर्विसेज़ बन चुका था। सिलेक्शन नहीं होना मतलब शायद मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। जब तो 4 महीने बाद दूसरा रिज़ल्ट आया, मुझे याद है मुझे डर लगने लगा था रिज़ल्ट से। मैं कभी भी अपना रिज़ल्ट खुद नहीं देखती थी। मैं मंदिर में जाके बैठ गई और मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने जीजाजी को फ़ोन किया, उन्होंने उनके पास मेरा रोल नंबर था, उन्होंने रिज़ल्ट देखा और वो मोमेंट मुझे याद है कि
उन्होंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं, पापा दोनों बैठकर घंटों रोए और पहली बार हमारे आँसू दुःख के नहीं, खुशी के थे। 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली थी। सफल हुई, सफलता मिली, मेरे सपनों को नए पंख मिले। पहले सब रजिस्ट्रार के रूप में मैं चयनित हुई, फिर लेबर ऑफिसर उसी दौरान मैं बन गई, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर को पद को जॉइन किया था। मैं 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर रही और उसके बाद मेरा सिलेक्शन चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के रूप में हुआ और वर्तमान में मैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ। मेरी सफलता के पीछे सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मेरे माता-पिता की तपस्या, मेरे बहनों का विश्वास और मेरी दोस्तों की दुआओं की जीत है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई। शादी के बाद जीवन बदलता है, मेरा भी बदला। मुझे एक ऐसा साथी मिला जिसने कभी मुझे कमज़ोर महसूस नहीं होने दिया। पति सिर्फ जीवन साथी नहीं होता, कभी-कभी वो आपके टूटे हुए आत्मविश्वास का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। उन्होंने कभी भी मेरी लिमिटेशंस को हमारी रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने सिर्फ शादी के मंडप में मेरा हाथ नहीं थामा, बल्कि मेरी हर मुश्किल सफ़र में हौसला थामा। हर मजबूत महिला के पीछे उसका संघर्ष नहीं होता, कभी-कभी एक ऐसा हमसफ़र होता है जो उसे मजबूत होने की वजह देता है और मेरे लिए वो मेरे पति हैं। आज मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा मजाक बनाया, क्योंकि यदि वो लोग मेरा मजाक नहीं बनाते तो शायद आज मैं इतनी मजबूत नहीं बनती। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी आपको कभी भी कितना भी तोड़ दे, लेकिन अपने सपनों का हाथ कभी मत छोड़िए, सपनों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि सपने पैरों से नहीं चलते, सपने इरादों से चला करते हैं। धन्यवाद।